आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो भी जिंदगी में कुछ कर सकते थे मगर उन्हें कोई इंस्पायर करने वाला नहीं था। असल में जिसे कुछ सच में करना होता है वो किसी से भी इंस्पायर हो सकता है, अपने अंदर की ताकत और हौसले को पहचान कर आसमान छू सकता है। और जब बात कोरोना के इस दौर में हौसले, हिम्मत और पॉजिटिविटी की आती है तो एक नाम मजबूती के साथ सामने आता है और वो है खेल रत्न अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री से नवाजी गई दीपा मलिक का। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे भी है, तो आइए इस्तकबाल करते हैं अपने साथ जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ है पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। दीपा जी, जब भी हौसले की बात होती है, हिम्मत की बात होती है, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की बात होती है, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो आपका नाम है। कोरोना का ये जो दौर है, इसमें लोग घर बैठे परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। इसके लिए आपका क्या नजरिया है, किस तरह से आप सोचती है, कैसे इस दौर को देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही एक खुशनुमा दिन है। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, एक ऐसा दिन जहाँ पे हम दिव्यांग लोगों की उन्नति, तरक्की, इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनके हौसले और उनके लिए इस संसार को इंक्लूसिव बनाने की भी बात करते हैं। और ऐसे दिन आपने मुझे चुना है और ये कहते हुए चुना है कि शायद मैं लोगों के लिए प्रेरणा हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आपका। और आपने कहा कि पैंडेमिक के दौरान जो घर बैठकर जो सोच लोगों की बनी है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड भी मैं इसको कहती हूँ। वही है, देखने का नजरिया है कि आप इसको नकारात्मक तरीके से देखना चाहते हैं या इसके अंदर से हमने जिंदगी के लिए क्या नई चीजें सीखी उसकी ओर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी प्रवृत्ति की इंसान हूं जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को संभालते हुए और उसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ, क्या नया निकाल सकती हूँ, उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ। और यही मैं सबको भी प्रेरणा देती हूँ कि आप जैसा भी वक्त है उसके साथ उसको निपटने का, क्योंकि इसकी तैयारी तो किसी के पास भी नहीं थी। हम फरवरी को देखें तो हमें किसी को नहीं पता था कि अगले 8-9 महीने हमारे ऐसे हो जाएंगे या लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी दिव्यांगता को भी मैं एक श्रेय देना चाहती हूँ कि बार बार जीवन ने मुझे लॉकडाउन के तहत डाला, बचपन में पैरालाइज किया, फिर दोबारा पैरालिसिस हुआ और बार बार अस्पताल में मुझे 1-1 साल रहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो संयम, मेरे अंदर वो धैर्य शायद था कि एकदम से जीवन बदल जाता है। लेकिन मैंने यही सीखा है अपने जीवन से कि जीवन रुकता नहीं है। अगर हमारा फोकस उसमें से क्या सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, और जिस तरीके से आज हम आपस में बात कर रहे हैं, शायद ये भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है। ये बल्कि हम एक ऐसे तकनीकी समय में हैं जिसमें हम लोगों ने काफी अपने आप को संभाल लिया। हमने एक्सरसाइज एट होम किया है, हमने ये ऑनलाइन वेबिनार्स को अटेंड करके अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस किया है। और खेलों में भी अगर मैं देखूं, अपने आप को एक खिलाड़ी के रूप में देखूं, तो मेरे ऊपर तो एक बहुत नई जिम्मेदारी फरवरी में ही आई थी। मैं खेलती थी और सडनली खिलाड़ी से मैं एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में आई और इस रोल के तहत मुझे नए दफ्तर के बारे में, नई चीजों के बारे में सीखना था, एक एडमिनिस्ट्रेटर के क्या रोल्स होते हैं। और जब मैं सीख ही रही थी कि मैं ये सोचती कि मैं अपने बड़ों से सीखूंगी कि भाई इसमें क्या करते हैं, तो पैंडेमिक आया। तो एक बार फिर वही कि सबसे पहले एक वो नए तरीके से कि खिलाड़ियों के लिए मुझे नया। तरन्नुम, दीपा जी हमारे यहाँ शायद पहली मेहमान है, पहली शख्सियत है जिन्होंने इसको पूरे पैंडेमिक के पीरियड को ही एक पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह इन्होंने उसको डिफाइन किया, उसको देखा है। और यही एक खासियत है आपकी जो तमाम लोगों से आपको अलग करती है। तो एक बात, जैसे अभी तो ठीक है कोरोना का पीरियड थोड़ा, अब तो वैक्सीन भी आने की उम्मीद जग गई है और शायद ये जिस तरीके का ये पीरियड चल रहा है इसमें तब्दीली आ जाए जनवरी फरवरी तक जाते आते, लेकिन ये कोई गारंटी तो है नहीं कि अब ऐसी स्थिति फिर दोबारा नहीं पैदा होगी।
तो ऐसे किसी भी हालत में जहाँ अचानक से ज़िंदगी एक मोड़ लेती है, एक ऐसी करवट लेती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, उसमें कैसे लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए? क्योंकि आपने तो ऐसे बहुत सारे फेस देखे हैं और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बहुत आगे तक आ गई हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो हमको अपने आप को, बदलाव को अपनाने की शक्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हम एक ऐसी मानसिकता को लेके चलते हैं जिसमें अचानक जो बदलाव आता है उससे फिर हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग उससे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं तो एक दिन चल रही थी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हुई ब्यूटी क्वीन थी, और रातों रात ऑपरेशन के बाद उठी तो छाती का निचला हिस्सा टोटली जा चुका था। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मेंटल वेलबींग पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और उसके लिए मुझे लगता है कि अच्छी किताबें, अच्छी वर्जिश, अच्छा खाना, ये सब आपको एक हेल्थ की ओर लेके जाता है। तो अगर हम अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा तैयार रखें तो ये बहुत सहूलियत हो जाती है ऐसी किसी भी स्थिति के साथ। और साथ ही साथ सीखने की शक्ति को हमें बना के रखना है, क्योंकि बदलाव का मतलब ये है कि जो हम जानते थे वो अब आगे नहीं होगा, हमें नए ढंग से, नए सिरे से सीखना होगा। यही डिसीजन मैंने अपनी जिंदगी में लिया था कि मैं अपने शरीर को नए ढंग से, नए सिरे से सीखूंगी। तो क्या हुआ, इस शरीर में अब मल मूत्र की शक्ति नहीं है, तो क्या हुआ, अब केवल हाथ काम करते हैं और बाकी हिस्सा नहीं काम करता। पर नए ढंग से सीखने का नतीजा ये रहा कि मैंने ढेरों मेडल भी जीते, मैंने कार भी चलाई, मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई, मैंने यमुना नदी तैर के भी पार करी। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते निकल नहीं सकते, निकलेंगे जरूर। यही वजह है कि आपके जो मेडल्स के और उसकी जो फहरिस्त है इतनी लंबी है कि सिर्फ उसको पढ़ने बैठें तो अच्छे खासे वक्त की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक जो कॉमन आदमी है, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, या यूथ है, यंग ब्रिगेड है हमारा, कॉलेज जाना आना, इन सब के बीच में डेली रूटीन में उसके पास ये शायद सोचने का वक्त नहीं होता कि कोई ऐसी तब्दीली आ भी सकती है। अमूमन हम इसको ये टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चलते हैं कि ज़िंदगी जो चल रही है शायद ऐसे ही चलती रहेगी, और किसी ऐसे हालात के बारे में कल्पना करना, सोचना, ऐसा सोचकर भी लोग डरते हैं। तो उसमें लोग अपने आप को किस तरीके से तैयार करें कि ऐसे हालात मेरे सामने भी पेश आ सकते हैं? देखिए, ये तो कहना गलत है कि हम लोग अनसीन के लिए तैयार नहीं रहते। ऐसा कोई भी व्यक्ति, प्राणी नहीं है जिसके जीवन की दिनचर्या एक समान चलती हो। रोज उसके पारिवारिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति एक बराबर रही हो। इस बार पेंडेमिक का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा रहा, बिकॉज सब एक साथ एक ही वक्त में, एक ही समय के अंदर चैलेंज के थ्रू गुजरे हैं। तो ये हमें अचानक, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, जब सारे क्षेत्र एक साथ रुके तब शायद ये झटका हमें थोड़ा जोर से लगा। नहीं तो देखा जाए तो हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई चैलेंज रहता है। अगर सब कुछ अब आर्थिक रूप से ठीक रहता है तो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ उसको जी बिल्कुल होता है, या कोई रिलेशनशिप पल के लिए मैं आपको रोकूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपके लिए कोई बात होगी, कोई सवाल होगा उनके मन में। हेलो जी, जरूर। हेलो जी, बताएं। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए जी। मुझे आज से 5 मंथ्स पहले सस्पेक्टेड कोविड बोल के ट्रीटमेंट किया गया। तो सस्पेक्टेड कोविड के ट्रीटमेंट के बाद में बीपी, शुगर नहीं था मुझको, तो शुगर तो कंट्रोल हो गया, नहीं आया, वो खत्म हो गया। लेकिन बीपी ऐसे ही रेगुलर चल रहा, 4-5 टैबलेट ले रहा हूँ मैं सुबह शाम, और वीकनेस भी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी? जी अभय जी, मुझे लगता है कि आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में कोई डॉक्टर नहीं है, तो बेहतर ये होगा जी। तो हाँ, मेरा डॉक्टर जो मुझे उपाधि मिली है, शायद वो एक ऑनरी उपाधि है मेरे जीवन। तो जो भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं जिन्होंने कॉल किया, आपके लिए बस यही सुझाव है कि आप किसी दूसरे दिन हमारे इस प्रोग्राम में आए, और जिस दिन हमारे पास एक्सपर्ट होंगे इस सब्जेक्ट के, डॉक्टर्स अमूमन होते हैं इसमें, और ये कोरोना पैंडेमिक के पीरियड में तो अमूमन होते ही हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत थी जहां हमने ये महसूस किया कि जब ये सामने है तो आप इनसे बात करो, और इनसे भी बात करके और जानने सीखने की बहुत ज़रूरत है, और बहुत बड़ी एक दर्शकों की बहुत बड़ी तादाद है जो इनका इंतज़ार कर रही थी। तो हम माफी चाहेंगे, आप किसी और दिन जुड़िए हमारे से और हमारे डॉक्टर से बात कीजिए।
जी दीपा जी, आप जिंदगी में चाहे जो भी करें, हमेशा ही आप एक बहुत ही मजबूत किरदार बनकर सामने आती हैं लोगों के। इस पेंडेमिक में भी आपको मौका मिला बहुत सारे लोगों की मदद करने का। हमने देखा कि इस दौरान आपने बहुत सारे लोगों को खाना पहुंचाया, जो जरूरतमंद थे, जिनके पास खाने को नहीं था, उन तक आपने कैसे कैसे खाना पहुंचाया और बहुत सारी फैमिलीज को आपने सपोर्ट किया इस दौरान। जी, हमारा एक छोटा सा फाउंडेशन है व्हीलिंग हैप्पीनेस, जो मेरी बिटिया का इनिशिएटिव रहा है। हम एक ऐसी माँ बेटी की जोड़ी हैं जो दोनों अपनी अपनी अपने अपने हिस्से की दिव्यांगता से ऊपर उठी हैं। ये बहुत कोइंसिडेंटल रहा और ये भी डिस्कस करना जरूरी है आज इस मौके पे, जब लोग किसी बदलाव से जूझ रहे हैं या उदास हो रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। तो आप को देखिए, दुख हर एक के हिस्से में था, लेकिन आपने उसको डील कैसे किया। जैसे मेरे को बचपन में पैरालिसिस हुआ, फिर मैं ठीक हुई, और कोइंसिडेंटली मेरी बिटिया का एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी नहीं थी उनको, फिर हेड इंजरी की वजह से उनको भी हाफ बॉडी में लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ, वो उससे उभर कर आई। लेकिन और दोबारा फिर मेरे को ट्यूमर्स आ गए और मैं दोबारा पैरालाइज हुई। सो लगातार इतनी मेडिकल चैलेंजेस को देखते हुए भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपने पर्पस को बड़ा किया, हमने अपने दुख से निकलकर दूसरों के दुख का हिस्सा बनने की सोची। और जब हमने बाहर दुनिया में कदम रखा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि दिव्यांगता में चैलेंजेस क्या आते हैं और किस तरीके की मुश्किलें आती हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन से हैं सोसाइटी के, जो आर्थिक रूप से इतने समर्थ नहीं है या एजुकेशन उनके पास इतनी नहीं है। तो फिर ये व्हीलिंग हैप्पीनेस, जिसके थ्रू हमने गांव-गांव जाकर एक दिव्यांगता के प्रति जागरूक समारोह करते हैं, उनको पॉलिसीज से अवगत कराते हैं और उनको प्रोस्थेटिक्स देते हैं, असिस्टिव एड्स देते हैं, या खेलों के बारे में, गाड़ी चलाने के बारे में उन्हें बताते हैं, सही एक्सरसाइजेस, रिहैबिलिटेशन से उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक्सपर्ट्स को लेकर मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। पैंडेमिक के चलते हम ये सब नहीं कर पाए, तो जो फंडिंग हमने रेज कर रखी थी ऐसे समारोह करने के लिए, क्योंकि अब समारोह नहीं हो पा रहे थे, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, स्टे होम स्टे सेफ का चल रहा था, तो हमने हमारी फंडिंग को भी उसी वक्त डाइवर्ट किया। और डाइवर्ट करके हमने कहा हम भी इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। तो डेली वेजर्स का खाने के लिए हमने भी 3 सिटीज में वॉलंटियर्स के थ्रू एक जनता हैप्पी जनता किचन का हमने इजाद किया, और लगभग 500 से 1000 पैकेट से शुरू करके 2-2 हजार पैकेट फूड के भी हमने रोज बांटे। और आगे चलकर जब हमने देखा कि ये स्थिति केवल 1 महीने या 2 महीने की नहीं है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, और खासकर उन परिवारों में जहां पे एक दिव्यांग व्यक्ति है, ऐसे 90 परिवार हमने फिर गोद लिए हैं, जिनके पास हम मंथली राशन, मेडिकल एड जैसे डायपर्स, मेडिसिन्स, इम्यूनिटी किट्स, उनकी डाइट, कुछ ऐसी चीजें वो हमने पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। तो जो चीज हम गांव-गांव जाकर कर रहे थे या लोगों को इकट्ठा करके कर रहे थे, उसमें बदलाव लाते हुए अब हम उनके घर पहुंचाने लगे। और बहुत श्रेय देती हूँ वॉलंटियर्स का जो जुड़े। सो ऐसा नहीं है कि अच्छे काम में लोग आगे नहीं आते, बहुत लोग आगे आए हैं, और आज ऐसी ही सामाजिक प्रणालियों की, लोगों की मदद का नतीजा है कि भारत पूरे संसार में एक उदाहरण के रूप में उभर कर आया है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए, इतने विभिन्न वर्ग और विभिन्न रिलीजन के लोग होते हुए भी एकजुट होकर सबने इसका सामना किया है। दीपा जी, ये जो ऐसे जो पीरियड आते हैं और खासकर जो पर्सनल चैलेंजेस आपके सामने आई और उससे उभर कर जैसे आप सामने आई, इसमें ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है। सबसे पहले ये समझ में बात आती नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया, तो बाकी वर्जिश और एक्सरसाइज और एक्सपर्ट एडवाइस तो बाद की बात है, पहले खुद को कैसे तैयार किया आपने और कैसे लोगों को तैयार करना चाहिए? जी, तो अगर आप नाम पे ही गौर करेंगे तो हमारे फाउंडेशन का नाम ही व्हीलिंग हैप्पीनेस है। सबसे बड़े जरूरी, जब हमारे मैं खेलों में खेलने लगी और हम एक ही माँ बेटी जोड़ी हैं पूरे संसार में जो इकट्ठे पैरालंपिक स्पोर्ट्स में खेली हैं और एक ही कंपटीशन से अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेके लौटी हैं। तो एक दिन ऐसे मेरी बिटिया साइकोलॉजी में MA है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ऐसे ही अपने एक प्रोजेक्ट में बात करते करते उनको एकदम से ध्यान आया कि उन्होंने कहा कि मम्मी, ऐसा क्या है कि हम
हम दोनों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हमें डिसेबिलिटी है, या आपने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। और तो कुछ तो हमने सही किया है। और उसका इवैल्यूएशन अगर उसने अपनी साइकोलॉजी के रूप में किया तो उसने कहा कि जरूर हमने हमारी मानसिक स्थिति को कभी नेगेटिव नहीं होने दिया। और नेगेटिव नहीं होने के क्या कारण रहे? वी वर एबल टू आइडेंटिफाई आवर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। जब मैं सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस कहती हूँ तो हमारे अंदर कोई ना कोई शौक, कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई पर्पस हर इंसान के अंदर होता है। कोई गाना गाना चाहता है, कोई ड्राइंग करना चाहता है, कोई खेलना चाहता है। तो ऐसी एक हॉबी, और मैं बार बार ये कहती हूँ, सबको कहती हूँ, केवल दिव्यांग लोगों को नहीं, आजकल हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुके हैं, और या तो हम फोन में घुसे रहते हैं, या हमारा काम हमें समय नहीं देता, या टेलीविजन पे इतने सारा ऑप्शंस हैं कि हम उसी में गुम हो जाते हैं। हम अपने अंदर का एक हॉबी नहीं डेवलप कर पाते। हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो आपकी अंतरात्मा को खुशी देती है। अगर आपको किताब पढ़नी अच्छी लगती है तो आप कोई एक चीज को तो टूट के प्यार करो, कोई एक चीज का पैशन अपने अंदर जागृत करो कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, वो चीज, जैसे आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो आप गाना गाएं तो आपकी रूह मुस्कुराए। या मुझे जैसे गाड़ी चलाने का शौक था, मुझे रेसिंग का शौक था, मुझे स्पोर्ट्स आउटडोर का शौक था, तो वो मेरे यंत्र बने अपने आप को दुख से उभार कर अपनी नई पहचान बनाने के लिए। तो ऐसे कोई अपने हॉबीज जरूर ढूंढ के रखनी है, सबको ये डेवलप करनी है। और ये माँ बाप का उत्तरदायित्व है कि बच्चों के अंदर जरूर हॉबीज डेवलप करें, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं और आप थोड़े से कभी उदास महसूस करते हैं। देखो, पहले बहुत कुछ होता था। पहले मैंने देखा है कि मेरे फादर को राइडिंग का बहुत शौक था, तो जब भी उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था तो वो अपनी घुड़सवारी पे जरूर जाते थे, राइडिंग क्लब जाते थे, फौज में थे तो थोड़ी देर घोड़ा दौड़ा के आते थे तो उनको अच्छा लगता था। मेरे ब्रदर ने कीबोर्ड सीखा था, तो कभी वो आज भी उनको लगता है तो वो थोड़ा बहुत अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। तो ऐसा कुछ जरूर हमें रखना चाहिए ताकि आपकी मनस्थिति हमेशा खुश रहे। बिल्कुल। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मंत्र रहा है खुद का भी। दीपा जी, आप स्पोर्ट्स पर्सन से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि मसरूफियत भी आपकी काफ़ी बढ़ गई होगी। ऐसे में क्या जो आपकी हॉबीज़ हैं उसको कैसे जिंदा रख पाती हैं? क्योंकि आज के दौर में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, ये कोविड से जरा बाहर निकल कर देखें तो लोगों के सामने ये हो जाता है कि ऑफिस है, घर की भाग दौड़ है, पैसे कमाने हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हॉबीज पीछे छूट जाती हैं। तो ये बैलेंस कैसे आपने बनाया? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि जो मेरा काम है वो मेरी हॉबी ही तो है। मेरा जो पर्पस मैंने डिस्कवर किया, अब अपने आप में जो पर्पस मैंने डिस्कवर किया, वो डिस्कवर ये किया कि मुझे अपना एक मिशन, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, बहुत ताकत देता है। कुछ ऐसा करना जिसमें मैं लोगों की मानसिकता बदल सकूं, एक छाप छोड़ सकूं समाज में कि दिव्यांगता को अगर सही नजर से देखा जाए तो वो अभिशाप नहीं है, उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज देनी है, लोगों का बदलाव करना है उनके लिए। तो एम्पावर करने के लिए स्पोर्ट्स से बेहतरीन मुझे लगता है दिव्यांगता में कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपके शरीर पे जब शक किया जाता है कि ये शरीर तो अपंग है, इसमें ताकत नहीं है, और सडनली आपको खिलाड़ी की पहचान मिलती है और आप अपने तिरंगे के लिए खेल कर आते हैं और तिरंगा हमेशा ऊंचा कर आते हैं, मेडल छाती पे लेकर आते हैं, तो आपको लोग खिलाड़ी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहते हैं, आपके मेडल की तारीफ होती है, तो आप फिटनेस की तरफ चले जाते हो। तो अगर मेरा काम भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं खेलों से जुड़ा रहा, आउटडोर से जुड़ा रहा, और जो मेरा पर्पस था एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का, वही तो मेरा काम है। समाज में दिव्यांगता के प्रति उसकी मानसिकता को बदलना, उसकी पॉलिसीज के लिए खड़े रहना, दिव्यांग लोगों की मदद करना, खिलाड़ियों की मदद करना, तो ये मसरूफियत मुझे अच्छी लगती है।
ये मुझे प्रेरणा देती है कुछ न कुछ नया करने ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरा जो काम है वही मेरी हॉबी है। और दीपा जी, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि जो आपकी शख्सियत है, जो आपकी ये कामयाबी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी बेटियों का हाथ है। क्योंकि मैंने हमेशा सुना है, आपके मुंह से भी सुना है और पढ़ा भी है, आप हमेशा कहती है कि मैंने अपनी बेटियों को इंस्पायर करने के लिए 36 की उम्र में एथलीट बनी मैं। बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल सही बात है तरन्नुम जी, क्योंकि जब समाज की उंगलियां उठ रही थी, कोई भी मेरी बहादुरी की बात नहीं कर रहा था। कोई ये नहीं कह रहा था देखो इस महिला ने जीवन को अपनाया है, इस शरीर के अंदर भी ये खुश रहना चाहती है, ये जीना चाहती है, या ये सीख रही है, ये फिजियोथेरेपी करती है, ये रिहैब करती है, इसने छोटा सा एक गार्डन रेस्टोरेंट भी चला लिया है। फिर भी लोग कहते थे अरे बेचारी चलती नहीं है, अरे बेचारी दुखी है, अरे बेचारी बोझा बन गई है। और ये समाज की जो एक कहते हैं धारणा थी, वो मैं अपने बच्चों पे नहीं थोपना चाहती थी। मैं अपने बच्चों को यही सिखाना चाहती थी कि दीपा अभी भी फन लविंग है, फैशन लविंग है, एडवेंचर लविंग है। अभी भी दीपा खेलना पसंद करती है, दीपा बाहर जाना पसंद करती है, दीपा को ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्चियां एक ऐसी माँ का प्रतिबिंब लेके बड़ा हो जाए कि, और बहुत बार मैं ये कहती हूँ कि किसी भी टीम को अगर बनाना है तो योर टीम इज नेवर व्हाट यू वांट इट टू बी, योर टीम विल ऑलवेज बी हु यू आर। तो मेरी बच्चियां, मेरा घर, मेरा परिवार मेरी टीम था। मैं ही उदास हो जाती, हिम्मत छोड़ देती, तो मैं एक अच्छी, दृढ़ निश्चयी, मेहनती, आत्मविश्वास से भरी अच्छी दो नागरिक को बड़ा कैसे करती। जो मेरा दायित्व था, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने देश में अगर 2 बच्चे मैंने पैदा किए हैं तो मैं उन्हें देश का एक संपूर्ण नागरिक बनाऊं, उन्हें अच्छी शिक्षा दूं, उन्हें एक खुशहाल इंसान बनाऊं, ताकि वो बड़े होकर देश में योगदान दे सके, समाज में योगदान दे सके। और अब वो कर रहे हैं। आपने एक बहुत ही अहम बात कही दीपा जी। एक जो समाज है ऐसे लोगों को जिनमें उसके लिहाज से कोई डिसेबिलिटी लगती है, तो एक बेचारा या बेचारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग जी। तो ये सबके वश में नहीं होता है कि वो उसको फाइट कर जाएं। तो इसको किस तरीके से, इंस्टीट्यूशनल तरीके से क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है? आप इसमें किस तरीके से योगदान देती हैं एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कि ये जो बेचारे का तमगा लोग दे देते हैं, इसको उतार फेंके लोग और फिर उससे निकलकर सामने आ जाए, बाहर आ जाए? देखिए, खेलों से जुड़ना ही अपने आप में ये बहुत बड़ा कदम रहा, क्योंकि और अब हम बहुत एम्पावर कर रहे हैं, बहुत से लोगों को खेलों से जोड़ रहे हैं, उन्हें खेल में, और खेलों की जो पॉलिसीज है, आपने कहा कि इसको बदलाव कैसे आएगा। देखिए, बदलाव पॉलिसीज अगर आप उठा के देखें आज की डेट में तो बहुत सुंदर है पॉलिसीज। पहले 60 डिसेबिलिटी इंक्लूड होती थी, अब 21 डिसेबिलिटीज इंक्लूड होती हैं। हमारे भारत का संविधान कहीं भी नहीं कहता कि हम अलग हैं, हमें संपूर्ण नागरिक के तौर पे देखा जाता है, हमें बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। कमी जो रह जाती है वो इंसानी तौर पे रह जाती है, सोच के तौर पे रह जाती है। हर जगह कानून बन चुका है कि जो भी बिल्डिंग बनेगी वो दिव्यांग लोगों की सहूलियत के हिसाब से बनेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जॉब्स में भी उन्हें बराबर। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो ह्यूमन लेवल पे ही होगा ना, मैं और आप समाज के प्राणी मिलके ही इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या हर समाज का एक जो अभिन्न अंग है, जिसे हम प्राणी कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, अगर वो जो ह्यूमन विच इज द एक्चुअल इंटेलिजेंस बेस ऑफ एनी सोसाइटी, अगर वो जागरूक हो जाए और वो ये कह दे कि हाँ ये पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत बिल्डिंग बिना रैंप के नहीं बनेगी, बिना विजुअली इंपेयर्ड के टैक्टाइल टाइल्स के बिना नहीं बनेगी, बिना ब्रेल साइन के नहीं बनेगी, तो जो भी पोजीशन ऑफ पावर में है वो लोग अगर एकजुट हो जाएं और इस तरफ तवज्जो दें, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा समाज बदलेगा। नीतियों में तो मुझे नहीं लगता कि कमी है, फंड्स हैं, नीतियां हैं, एग्जीक्यूशन ह्यूमन लेवल पे होता है, वहां पे सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल, थोड़ा बदलने की सभी को जरूरत है अपने अपने लेवल पे। दीपा जी, आपको बाइकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, मुझे याद है 3 दिन के अंदर आपने 1700 किलोमीटर का सफर तय किया था, लेकिन इस दौरान आपको मुश्किलें भी आई होंगी। जी, जो थोड़ा सा शायद इंटरनेट पे कंफ्यूजन है तरन्नुम जी, बाइकिंग मेरी जिद थी। मेरे को टॉर्सो बैलेंस नहीं है और ब्लैडर और बाउल मेरा बहुत वीक है। मेरा टेम्परेचर कंट्रोल भी बॉडी में बहुत वीक है, पैरालिसिस के चलते। स्पाइनल कॉर्ड मेरी डैमेज्ड है पूरी।
तो मोटरसाइकिल मेरे लिए एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन था, उसमें मेरा लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन 1700 किलोमीटर की जो आप बात करिए वो मैंने कार में हाई ऑल्टीट्यूड में किया था। तो मैं एक 4 व्हीलर लेके गई थी और वो भी बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आधे ही फेफड़े मेरी सांस भरते हैं और मेरी बॉडी में जो टेम्परेचर कंट्रोल है उसको आर्टिफिशियली मैनेज करना पड़ता है। मतलब अपने आप जो बॉडी के अंदर गर्मी देने का एक जो पावर होती है वो पैरालिसिस की वजह से जा चुकी है। हाई ऑल्टीट्यूड में अक्सर ये डिफिकल्टी आती है कि आप को ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, आपकी बॉडी हाइपोथर्मिया में जा सकती है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, तो मुझे बार बार बॉडी टेम्परेचर लेना पड़ता था, ऑक्सीजन लेवल मेजर करने पड़ते थे। तो लेकिन अब देखिए कितनी एक ऐसे सहयोग की बात है कि जो चीज मैंने 2009 में तब करी थी वो अब 2020 में मेरे काम आ रही है, क्योंकि आज भी वही हो रहा है। हम अपना ऑक्सीजन लेवल और अपना ब्लड लेवल को चेक करते जा रहे हैं कि हमें कोरोना तो नहीं है। तो ऐसी कुछ ट्रेनिंग उस खेल की वजह से, उस चैलेंज की वजह से ली थी मैंने। और सबसे बड़ी जो मेरे को मुश्किल आई थी वो आई थी फेथ डेवलप करने की, क्योंकि मैं ये करना चाह रही थी लेकिन लाइसेंस मुझे नहीं मिल रहा था, हाई रिस्क एक्टिविटी का इंश्योरेंस मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे 19 महीने लगे थे चिट्ठियां लिख लिख के रैली लाइसेंस मांगने में, सिविल लाइसेंस मांगने में, हाई रिस्क एक्टिविटी की एक्सीडेंट इंश्योरेंस मांगने में। लेकिन वही है कि करत करत अभ्यास के सिल पर परत निशान, तो मैं अभ्यास करती चली गई और मैं रुकी नहीं, मैंने लगातार प्रयास किया। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब तक आप किसी चीज को बहुत एक तो चाहें और फिर लगातार प्रयास करें तो वो जरूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक महिला होते हुए ये सब कर पाई, मैं दिव्यांग खेलों की पॉलिसीज में जुड़ पाई, मैं मेंबर बनी प्लानिंग कमीशन की, और इसी शरीर से मैं खेलों में भी आई और बार बार मेरे खेल बदली हुए, और हाई ऑल्टीट्यूड में मैंने गाड़ी भी चलाई, फिर गाड़ी के लाइसेंस पे भी मुझे बहुत मुश्किल आई। फिर अडेप्टेड व्हीकल का रजिस्ट्रेशन उस वक्त मैंने महाराष्ट्र से किया था, तब ऐसी कोई पॉलिसी वहां नहीं थी, तो उस पॉलिसी के अप्रूवल की भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो धीरे धीरे मुझे जाहिर सी बात है इसमें आपको बहुत सारी मुश्किलें पेश तो आई ही होंगी। दीपा जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जब भी बात करती हूँ बहुत अच्छा लगता है, जो एक सोच है उसमें ताजगी सी आ जाती है, इंस्पायर हो जाती हूँ। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा दीपा जी है, इनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन फिर भी ये हर मुश्किल के सामने मजबूती के साथ हमेशा खड़ी नजर आई है। और इस वक्त हमें भी कोरोना के सामने मजबूती के साथ खड़े रहना है, लेकिन आपको घर के बाहर नहीं खड़े रहना है, घर के अंदर मजबूती के साथ खड़े रहना है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर दीजिए इजाजत। आदाब।